सभी बच्चों को नमस्कार। और हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे जिसमें प्रकाश की परिभाषा बताया गया था, जिसमें हमने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। जागृत करता है। इसी में आपको बताया गया था कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। उसके बाद प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में हम बताए थे कि प्रकाश जब भी चलता है तो सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश में जो है अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण और विवर्तन की घटनाएं होती हैं। तो ये प्रकाश और प्रकाश के गुणों के बारे में हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम विस्तृत इसके पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो हमने बताया था कि प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराना और टकराकर प्रकाश का संपूर्ण भाग उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हमने बताया था, जिसमें पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम हमने बताया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि कोण I बराबर कोण R है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण पढ़े थे। गोलीय दर्पण के बारे में हमने बताया था कि गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला गोले का भाग होता है जिसके एक तल पर जो है पारे अथवा चांदी की कलई करके आयरन ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं तथा दूसरा तल जो होता है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। और उसमें हमने बताया था कि गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण बताए थे और एक अवतल दर्पण बताए थे। उत्तल दर्पण के बारे में हमने बताया था कि वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बताए थे कि वह दर्पण जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा हम लोग पढ़े थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि ये आपका जो है देखिए, ये इसमें हम एक बार और थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देते हैं ताकि एकदम आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए। इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं और ये जो दर्पण है इस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो है उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में देखिए ये कलई जो है इसके दबे हुए तल पर होती है और प्रकाश का परावर्तन जो है उभरे हुए तल से होता है। इस रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं और उधर वाली रेखा यहाँ जो आपका ध्रुव होता है जिसको हम P से लिखते हैं ध्रुव, यहाँ आपका फोकस होता है जिसको F से लिखते हैं और यहाँ आपका वक्रता केंद्र होता है दोनों में। इसी प्रकार यहाँ ध्रुव होता है, यहाँ फोकस होता है, यहाँ वक्रता केंद्र होता है। अब सबसे पहले हम लोगों ने ये मुख्य अक्ष की परिभाषा देखा था। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा के बारे में बताए थे कि गोलीय दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है वो दर्पण के वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से होकर जाने वाली रेखा होता है। अर्थात अगर जब भी मुख्य अक्ष की परिभाषा पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के बाद नंबर आता है ध्रुव का। तो ध्रुव की परिभाषा बताए थे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, यानी ये जो तल देख रहे हैं और इसमें ये बाहर का ये जो तल देख रहे हैं ये परावर्तक तल होता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और दर्पण के ध्रुव को हम किसे लिखते हैं, P से। अब परावर्तक तल का मतलब यह है कि मतलब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ कोई किरण डाल रहे हैं, नीचे से भी हम किरण डाल सकते हैं। अगर ये डालते हैं तो ये फोकस से देखिए यहाँ से गुजर जाएगा। इसके लिए ये एक ही मार्ग नहीं होता, कोई जितना भी किरण ऊपर से और भी किरण हम डाल दें तो ये जहाँ टकरा रहा है उसी तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। ये जब भी गुजरेगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। नीचे से भी और कोई किरण हम डाल देते हैं यहीं से गुजरेगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं
कि ये परावर्तक तल है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये मुख्य अक्ष पढ़ लिए, ध्रुव पढ़ लिए, उसमें अगला हम पढ़े थे वक्रता केंद्र के बारे में पढ़े थे। वक्रता केंद्र के बारे में बताए थे कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, यानी ये जो सी देख रहे हैं उसके केंद्र को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे वक्रता केंद्र के बाद पढ़े थे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस की परिभाषा में ये होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये किरण समांतर है तो ये नीचे भी समांतर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष, ये जो रेखा देख रहे हैं मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस करते हैं। और फिर मुख्य फोकस के साथ हम लोग फोकस दूरी पढ़े थे, तो आप याद रखिएगा फोकस दूरी की परिभाषा पूछा जाएगा तो आप कहिएगा फोकस से ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी, और इसको हम किसे लिखते हैं, इस मानव से। इसी प्रकार एक वक्रता त्रिज्या आता है, वक्रता त्रिज्या को हम r से लिखते हैं और इस वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से लिखा जाता है। अगर परिभाषा देना होगा तो आप कहिएगा कि दर्पण के दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C तक के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम r से लिखते हैं। अब इसमें दो चीजों और बच जाता है, एक होता है फोकस तल। तो फोकस तल की परिभाषा कैसे देंगे, ये रेखा हमने यहाँ खींच दिया, इसका नाम हमने लिख दिया m और n। ये m जो है इसी को हम कहेंगे फोकस तल। क्या कहेंगे, फोकस तल। कैसे कहेंगे, तो याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष के अभिलंब होती है, मुख्य अक्ष रेखा देख रहे हैं, इसके ये अभिलंब होते हैं, लंब है, मुख्य अक्ष पर ये रेखा लंब है, तो आप कहेंगे कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से इस गुजरने वाले तल को हम क्या कहेंगे, फोकस तल कहते हैं। इसमें हमने फोकस तल को किसे लिखा प्रदर्शित किया है, तो हम यहाँ ये m नाम से हमने इसको प्रदर्शित किया है। उसके बाद इसमें एक चीज और बच जाता है कि दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक का मतलब यह है, दर्पण का द्वारक आप लोगों को अगले लेक्चर में नहीं बताया था, लेकिन ये जान लीजिए दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो याद रखिएगा गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, जैसे ये मान लीजिए ये वाला सब, ये अंदर का तल परावर्तक तल है और इसको आप जब इससे मिला देते हैं तो ये जो रेखा बन रही है इसी को हम क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगर दर्पण का द्वारक बड़ा है अर्थात उसका अगर व्यास बड़ा है तो कुछ आकृति ऐसे बनती है, और अगर मान लीजिए दर्पण को छोटा लेते हैं तो व्यास भी उसका छोटा होगा। तो कहने मतलब ये दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इसमें आगे हमको पढ़ना है कि दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में संबंध, ठीक है। तो अगला जो हमारा जो टॉपिक है वह इसी पर हम लोगों को फोकस करना है। यानी देखिए ये इसमें देखिए दो प्रकार के, यानी आप हेडिंग डाल सकते हैं कि स्मॉल f तथा कैपिटल R में संबंध, कैपिटल R में संबंध। ये चीज हमको इसमें संबंध निकालना है। तो आपको बता दें कि इसमें जो संबंध होता है स्मॉल f बराबर होता है r/2, जिसको हम अभी डिफाइन करेंगे और इसको हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम नंबर डालते हैं अवतल दर्पण से। ये अवतल दर्पण से कैसे f और r में हम संबंध निकाल सकते हैं। देखिए अवतल दर्पण के लिए क्या करिए, एक दर्पण बनाएंगे और इसके बाहरी पृष्ठ पर ऐसे कलाई कर देते हैं, और इस रेखा को हम जानते हैं, सभी आप लोगों को पहले बताया है, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। और यहाँ पर आपका होता है ध्रुव P, और यहाँ आपका होता है फोकस होता है, और यहाँ आपका वक्रता केंद्र होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गुजारेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण डालते हैं वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से, और यहाँ से C से एक अभिलंब इस पर डाल देंगे, और इसका नाम हम लिख दे रहे हैं A B C, और इसको लिख देते हैं। तो कहने मतलब यह है अवतल दर्पण की सहायता से हमको f तथा r में संबंध निकालना है। तो ये चित्र आप बना लेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण की सहायता से बनाने चल रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि इसको अगर लिखना होगा दो लाइन लिखना चाहिएगा, तो लिखिएगा ये m1 और m2 है। इसको लिखेंगे कि माना
माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, माना जिसमें AB आपतित किरण, AB आपतित किरण, जिसमें AB आपतित किरण, BD परावर्तित किरण, BD परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व CB अभिलंब है, अभिलंब है। ठीक है, ये और इसमें और भी लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिएगा कि P दर्पण का ध्रुव है तथा यह जो है मुख्य फोकस है। उसके बाद हम चलेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम आपको पहले ही बताए थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर मतलब ये है, ये देखिए आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं अर्थात I से, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं अर्थात जिसको R से लिखते हैं। और ये जो देख रहे हैं वो I, यानी ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये रेखा तिर्यक रेखा है। उस कंडीशन में जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और कोई तिर्यक रेखा ऐसे क्रॉस करती है, उस कंडीशन में ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होता है। अर्थात हम देखेंगे यहाँ से ये रेखा और ये रेखा देखिएगा ध्यान से, और ये किरण तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, उस कंडीशन में ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर अर्थात ये I है तो ये भी I होगा। ठीक है, तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम ये कहता है कि दूसरा नियम इसमें आपको बताया था कि आपतन कोण बराबर किसके? परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब आपतन कोण कौन है भाई? तो हमने आपको बताया था आपतन कोण इसमें ये है और परावर्तन कोण ये है, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। I का इस कोण के बराबर होगा कोण AB, अर्थात पहले लिखने के लिए हम लिखेंगे कोण I बराबर किसके? कोण R के। कोण I को हम क्या लिख सकते हैं? तो लिखेंगे हम इसको नामकरण करेंगे तो ABC, इसको लिखेंगे कोण ABC, और इस R का नाम क्या होगा? तो इसको लिखिएगा CBF, तो यहाँ हो जाएगा कोण CBF। इसको आप बना लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखिएगा AB और PC समांतर है और ये BC एक तिर्यक रेखा है, तो लिखेंगे कि AB समांतर BC तथा BC इन्हें मिलाती है, BC इन्हें मिलाती है, BC इन्हें मिलाती है, BC इन्हें मिलाती है। इसलिए जब ये मिलाती है तो ये कोण इस कोण के एकांतर होगा, इसलिए कोण लिखेंगे ABC, इसलिए कोण ABC ये कोण इस कोण के बराबर अर्थात BCF के, अर्थात लिखेंगे BCF के। यहाँ लिख दीजिएगा समझने के लिए ये कौन से कोण है? तो आप कहिएगा एकांतर। कौन कोण है? एकांतर कोण। उसके बाद देखिएगा इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 से देखा जाए ध्यान से तो बाएं पक्ष सेम है, तो दाएं पक्ष भी क्या होगा? सेम होगा। तो इसका मतलब सेम का मतलब ये है समान है, यानी बाएं पक्ष समान होता है तो दाएं पक्ष भी समान होता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मतलब बाएं पक्ष से है तो दाएं पक्ष भी सेम लिखेंगे। तो BCF यानी कोण BCF बराबर, BCF को मतलब ये, यानी ये इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर होगा। तो BCF बराबर किसके? CBF के। तो लिखेंगे CBF के। और एक चीज और याद रखिएगा कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं
तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर। अर्थात ये और ये दोनों बराबर हो गए हैं, ये और ये दोनों बराबर हैं। अर्थात देखा जाए तो बी सी एफ यानी ये बराबर किसके हैं, सी बी एफ यानी इस कोण के। ये दोनों कोण बराबर है, तो किसी त्रिभुज में दो समूह कोण अगर बराबर होते हैं तो उनके सामने भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर। तो अब देखिए बी सी एफ के सामने कौन भुजा है, बी सी एफ, इस कोण के सामने भुजा क्या है, बी एफ। तो यहाँ आप एफ बी लिख सकते हैं, एफ बी लिख दीजिए, और बराबर सी बी एफ, सी बी एफ यानी इसके सामने क्या है, सी एफ। यहाँ आप लिख सकते हैं सी एफ। इसको आप बना सकते हैं समीकरण नंबर 3 बना दीजिए। क्या बनाएंगे, 3। अब लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तब बिंदु P के पास होता, तब बिंदु P के पास होता, उस स्थिति में उस स्थिति में यानी आप लिखेंगे उस स्थिति में बिंदु B यानी उस स्थिति में जो यह P का मान है वह किसके बराबर, क्योंकि ये वाला बिंदु अब तब यहाँ आ जाता है, क्योंकि एकदम ये पास में होता, तो ये जो रेखा देख रहे हैं FB वह यहाँ आकर आता, तो लगभग FP और FP दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। अर्थात हम लिख देते हैं कि FB बराबर किसके, FP के, इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 4। यानी कहने मतलब यह है जब द्वारक छोटा होगा यानी इतना बड़ा दर्पण नहीं होगा, छोटा दर्पण होगा, तो ये बिंदु B जो है लगभग यहाँ बनेगा या यहाँ हो सकता है। उस कंडीशन में जो ये लंबाई और ये लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है। तो कहने मतलब यह है कि FB जो है वो किसके बराबर होता है, FP के। अब एक बार और देख लीजिए 3 और 4 को देखिए, बाएं पक्ष सेम है तो दाएं पक्ष भी सेम होगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से आप लिखेंगे कि FP बराबर CF, यानी ये इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर होगा। अर्थात लिखेंगे FP बराबर किसके, CF के। इसको आप बना दीजिएगा समीकरण 5। समीकरण 5 के दोनों पक्षों में, समीकरण 5 के दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है, FP, दोनों पक्षों में FP जोड़ने का, जहाँ पे FP जोड़िए तो FP धन FP होगा, यहाँ इधर क्या होगा, CF धन FP। ये FP कितने हो जाएगा, 2FP और CF और FP का योग किया जाएगा। तो CF ये वाला मान है और FP ये है, तो यह प्लस यह मिलकर क्या हो जाएगा, CP। तो यहाँ हो जाएगा CP लिख देंगे, CP। और इस तरह से FP बराबर हम लिख सकते हैं CP/2। अब FP क्या है, तो हमने आपको पहले परिभाषा बता दिया था कि फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, स्मॉल f से। आप फोकस से ध्रुव तक की दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं, तो FP का मान क्या होगा, स्मॉल f। FP के लिए क्या लिख देंगे, स्मॉल f बराबर CP क्या है। तो आपको बताया गया था वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल R से लिखते हैं। तो ये कैपिटल R लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा कैपिटल R अब बटे 2। इस तरह से देखिए एक निष्कर्ष निकला कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता की त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आ। देखिए इसके पहले हम लोग अवतल दर्पण की सहायता से स्मॉल f तथा r में संबंध हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने संबंध निकाला था कि स्मॉल f बराबर r/2। अब हम जो अगला जो है दर्पण, जो उत्तल दर्पण की सहायता से भी हम निकालेंगे स्मॉल f तथा r में क्या संबंध होता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण लेंगे जिसका नाम है M1 M2। इस उत्तल दर्पण का ये जो देख रहे हैं, ये रेखा जो है, जो PC जो रेखा है, ये रेखा जो गुजर रही है, इस रेखा को मुंह टच करते हैं। इस दर्पण पर एक आपतित किरण इधर से डालते हैं जिसका नाम है SA, और यह जो है मुख्य फोकस की ओर से आती हुई ये प्रतीत होती है। अर्थात ये मुख्य फोकस पर नहीं जाती बल्कि मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। ये परावर्तित किरण हो जाता है। और ये जो देख रहे हैं ये वक्रता केंद्र
तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा संभवतः P जो ध्रुव है यह फोकस है, C वक्रता केंद्र है, M1 M2 व्यववर्तन दर्पण है, S रे आपतित किरण है और QA परावर्तित किरण है और GAC जो देख रहे हैं वो अभिलंब है। ठीक है, अब इसमें हम आगे इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, यानी कैसे हम दिखा देंगे स्मॉल l बराबर r/2 होता है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि माना जो चीज वहां वर्णन किया गया वही चीज यहाँ लिखना है। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव D है, मुख्य फोकस कैपिटल F है, वक्रता केंद्र स्मॉल ये C है और आपतित किरण क्या है SA है। SA तक की जो किरण आपतित किरण तथा परावर्तित किरण क्या है QA। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम यह कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण देखा जाए तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, इस अर्थात इसको ऐसे लिखते हैं। और ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, इनके बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, इसको हम स्मॉल r से लिखते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण का नाम है SAB। कोण SAB बराबर किसके होगा, किस कोण के, किस कोण का नाम क्या है BAQ। इसको हमने बना दिया समीकरण नंबर 1। फिर आगे बढ़ते हैं और देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं क्रॉस करती हैं, यानी कहीं भी देखते हैं अगर इस तरह से ये रेखाएं क्रॉस करती हैं तो ये कोण इस कोण के शीर्षाभिमुख, उसी प्रकार यह कोण इस कोण के क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो उसी क्रम में हम देखेंगे तो देख रहे हैं अच्छी तरह से कि यहाँ से एक रेखा ऐसे गुजरी है और एक रेखा ऐसे आई है और दोनों एक दूसरे को एक प्रकार ट्रायंगल कंडीशन में ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, इसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, इसलिए ये स्मॉल r है तो ये भी स्मॉल r होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमने लिखा भी है और इसका नाम देखिए शीर्षाभिमुख कोण का नाम क्या क्या है CAF, यानी ये स्मॉल r वाला, और उधर स्मॉल r वाला मान क्या है BAQ, अर्थात BAQ ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब एक और दो से देखा जाए तो दाएं पक्ष देखिए तो एकदम सेम है, बराबर है, इसलिए जब दो समीकरणों के दाएं पक्ष बराबर होते हैं तो बाएं पक्ष भी बराबर होते हैं, अर्थात ये कोण SAB बराबर कोण CAF के समीकरण नंबर 3 बन गया। अब आगे हम बात करते हैं तो संगत कोण की बात करते हैं। तो संगत कोण इसके पहले वाले भी डेरिवेशन में हम बता चुके हैं कि इस तरह से कोई रेखा हो और दो समांतर रेखाएं हो, कोई तिर्यक रेखा काटती हो तो उस कंडीशन में ये जो कोण होते हैं एक दूसरे के संगत होते हैं। इसी प्रकार इस कोण के ये संगत होता है, इसी प्रकार इस कोण के ये संगत होता है। तो कहने मतलब हमको बस इतना ध्यान देना है कि ये रेखा ये कोण इस कोण के संगत कोण होता है, वो कैसे ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस किरण को आगे बढ़ा दें, सपोज दैट मान लेते हैं कि इसको डॉट 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 करके हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से देखिए तो ये जो रेखा है ऐसे काट रही है इस, तो ये जो कोण होगा इस कोण के, ये जो कोण के ये वाला जो कोण इस कोण के क्या होगा संगत कोण होगा, और संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब मैं इस रेखा को मिटा देता हूं, ये आपको समझाने के लिए था। तो कहने मतलब कोण SAB देखिए कहां है SAB, ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, अर्थात क्या नाम है FCAK, यानी FCAK ये संगत कोण है। अब समीकरण 3 और 4 से देखा जाए तो बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष किस बराबर होगा, तो लिख देंगे समीकरण 3 और 4 से CAF बराबर किसके FCAK। यहां तक तो क्लियर है। अब कहना मतलब यह है ध्यान दिया जाए कि CAF कहां है, CAF यानी ये कोण है और FCA कहां है तो FCA अर्थात ये कोण है, और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो याद रखिएगा जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं यानी सम्मुख कोण है, उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती है बराबर होती हैं। तो देखा जाए तो CAF के सामने कोण CAF यानी इस कोण के सामने कौन भुजा होगी तो एक CF आएगी, CF लिख देंगे, यहाँ देखिए CF लिखे हैं। और देखिए FCA यानी ये कोण, इस कोण के सामने भुजा क्या है AF है तो हमने AF लिख दिया। फिर इसमें एक ट्विस्ट आता है कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता है, द्वारक के बारे में आपको बताए थे कि गोली दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है उसी को क्या कहते हैं द्वारक कहते हैं। तो द्वारक मतलब ये आपको बताए थे कि यहाँ से ये अगर इसको मिला लेते हैं तो ये जो रेखा आती है इसी को हम द्वारक कहते हैं। अब द्वारक में है क्या कंडीशन कि मान लीजिए अगर ये द्वारक में लिखे हैं कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तब बिंदु A बिंदु P के पास होता है, यानी इतना बड़ा दर्पण होता छोटा दर्पण होता
तो लगभग ये जो a है वो कहाँ होता, p के पास होता। तो जब a जो है p के पास होता उस कंडीशन में, अब ये मान लीजिए यह लंबाई था, अब यही लंबाई यहाँ गिर जाता, यहाँ पास में आ जाता, तो लगभग AF और PF आपस में क्या होता है, बराबर होता है। वही मैं लिखा हूँ, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो बिंदु A बिंदु P के पास होता, तब इस स्थिति में PF जो होता वो AF के बराबर, PF मतलब ये लंबाई और ये, क्योंकि AF जाकर यहाँ आ जाता, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब हमने भी इसको बना दिया समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 6 और 5 से देखा गया, तो 5 और 6 से देखिए तो दायां पक्ष सेम है, इसलिए बाएं पक्ष भी क्या होगा, सेम होगा। तो PF बराबर किसके लिख दिए हैं, यानी ये भुजा बराबर इस भुजा के, PF बराबर CF के, बस दोनों पक्षों में क्या करिएगा, PF जोड़ दीजिएगा। अब कुछ बच्चे प्रश्न करेंगे क्यों PF नहीं जोड़ा जा रहा है, ये देखिए बीच वाला यही भाग जोड़ना आपको, ये दोनों पक्षों में इधर भी जोड़ना इधर भी जोड़ेंगे, तो कहना मतलब PF दोनों पक्षों में जोड़ रहा है, तो PF था PF जोड़ देंगे, CF था PF जोड़ देंगे, एक PF मिलके 2PF होता है, और एक PF और CF, PF कहाँ है, ये वाला मान है, CF कहाँ है, ये वाला मान। अब ये और ये मिला दीजिए क्या बनेगा, PC, तो इसके लिए हम लिख देंगे PC, और ये दो गुणनफल के रूप में तो उठा के इधर भेज दीजिए, तो PF बराबर हो जाएगा PC/2। अब हम बात करते हैं कि PF है क्या, PF क्या है, तो P हमने आपको परिभाषा बताया था कि फोकस दूरी की परिभाषा बताया था कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और इसको किसे लिखते हैं, स्मॉल f से। और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम क्या लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या, इसको हम किसे लिखते हैं, r से। तो बात अब करिए, यहाँ देखिए PF क्या है, P से F तक की दूरी क्या है, स्मॉल f लिखिए, PC क्या है, P से C तक की दूरी कैपिटल R है, कैपिटल R हो गया। इस तरह से निष्कर्ष निकला कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इस तरह से हमने निष्कर्ष निकाल दिए। कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, आप बताइएगा कि F बराबर R/2, या इसी को अगर आप चाहें तो या करके लिख सकते हैं। अगर हम पीरियड यहीं से गुणा कर दें इसके बटे 1 मान के, तो क्या हो जाएगा भाई, R बराबर किसके, 2F के। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या जब भी होगी तो फोकस दूरी की क्या होगी, दुगुनी होगी, 2 गुणे फोकस दूरी। तो ये भी आप इस सूत्र को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये 2 डिग्रेशन हम लोगों ने किया, उत्तल दर्पण की सहायता से किया और उत्तल दर्पण की सहायता से किया। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन वाली घंटी जो है जरूर बजा दें। इससे क्या होगा, कोई भी अगर वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा और आप आसानी से इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं भी अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।